गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं हंसराज प्रियार। जूलॉजी के इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ गेमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक जनन का महत्व और डिफरेंसेस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस है और oogenesis है, उन दोनों के बीच में क्या असमानताएं हैं। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमारे ये दो मुख्य बिंदु रहेंगे। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ लिया है कि गोनेड्स में गैमेट का बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है और ये दो प्रकार का होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। हमारा पहला जो टॉपिक है कि गैमेटोजेनेसिस का क्या महत्व है, तो हम ये जानते हैं गैमेटोजेनेसिस के दौरान गैमेट फॉर्मेशन होता है, यानी युग्मक जनन की जो क्रिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मेल और फीमेल दोनों ही एनिमल में अलग अलग गैमेट बनते हैं और मेल में स्पर्म या शुक्राणु बनता है, फीमेल में ओवम या अंडाणु बनता है और आगे चलकर फर्टिलाइजेशन के द्वारा दोनों गैमेट का फ्यूजन होता है परस्पर, जिससे कि जो नई संतति है, नई पीढ़ी है, उसके निर्माण की पहली जो अवस्था है जाइगोट, उसका निर्माण होता है। इस तरह से आज हम यह जानेंगे कि गैमेटोजेनेसिस का क्या महत्व है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जीवों में अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं और इसके दो मुख्य तरीके जो हमने शुरुआत की ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़े थे कि कुछ एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नई संतान है वो उत्पन्न होती है, कुछ एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नई संतति है वो उत्पन्न होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़े थे कि बडिंग के द्वारा हो गया या के द्वारा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो गया, जेम्यूल के द्वारा हो गया, स्पोर के द्वारा हो गया। इस प्रकार अनेक ऐसी विधियां हैं जिसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता नहीं होती, गैमेट की आवश्यकता नहीं होती और बिना ही युग्मक के, बिना ही लैंगिक अंगों की नई संतति या नई पीढ़ी उत्पन्न होती है। लेकिन बहुत से एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। उनके लैंगिक अंगों में विशेष प्रकार की लैंगिक कोशिकाएं या जनन कोशिकाएं, जर्म सेल्स बनती है, जिन्हें हम गैमेट कहते हैं, युग्मक कहते हैं। तो युग्मक बनने से क्या होता है कि एक जो नई संतति उत्पन्न करने की जो प्रोसेस है उसका प्रारंभ जो है वो गैमेटोजेनेसिस से होता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस के द्वारा जो नई संतान या नई संतति जो पैदा होती है उसकी पहली सीढ़ी जो है वो गैमेटोजेनेसिस है। पहला जो प्रोसेस है, जो प्रारंभ है, वो गैमेटोजेनेसिस से ही होता है। यानी दोनों एनिमल में जब युग्मक बनेंगे तभी आगे चलकर उनका फर्टिलाइजेशन होगा और तभी जाइगोट बनेगा। उसके बाद में जाइगोट के बाद में जो मोरुला है, ब्लास्टुला है, गेस्टुला है, उसके बाद में उसमें अंग बनना स्टार्ट हो जाएंगे, वो एम्ब्रियो बन जाएगा और फिर उसका वो एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में वो जन्म लेगा। इस तरह से गैमेटोजेनेसिस जो है वो लैंगिक जनन में बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि गैमेटोजेनेसिस जो है वो मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग गोनेड्स में संपन्न होने वाली बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मेल में यह टेस्टिस में संपन्न होता है, फीमेल में यह ओवेरी में संपन्न होता है और दोनों ही में जो जर्म सेल्स होती है, जो पीजीसी सेल्स होती है, वो बार बार माइटोसिस से डिवाइड होती है। उससे फिर जो सेल्स बनती है जिन्हें हम प्राइमरी, सबसे पहले हम स्पर्मेटोगोनिया या ओगोनिया बोलते हैं, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी oocyte बोलते हैं। इस तरह से उसके बाद में उनमें मैच्योरेशन डिवीजन होता है और उसमें मियोसिस होता है। तो इस प्रोसेस में यानी गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में मैच्योरेशन डिवीजन में दो प्रकार के डिवीजन होते हैं, एक मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है। और जब मियोसिस होता है तो वहां पर जो डॉटर सेल्स होती है उनमें क्रोमोसोम की संख्या है वो घटकर आधी रह जाती है, यानी सेल है वो हैप्लोइड हो जाती है।
और उसके बाद में इसके कारण हैप्लॉइड गैमेट ही बनते हैं। यानी मैच्योरेशन डिवीजन जब होता है परिपक्वन अवस्था में, जब परिपक्वन विभाजन होता है जहाँ मियोसिस होता है, और मियोसिस के द्वारा जो डॉटर सेल बनती है उनमें जो क्रोमोजोम है वो घटकर आधे हो जाते हैं, एन स्टेज आ जाती है, हैप्लॉइड स्टेज आ जाती है, जिसके कारण गैमेटोजेनेसिस के अंत में जब गैमेट बनते हैं, चाहे स्पर्म हो चाहे ओवम हो, वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी वो उनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। इसके बाद में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वापस दोनों हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और उसके कारण वापस जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉइड स्टेज में आ जाता है, जिससे कि एक जाति में जो क्रोमोसोम की संख्या है वो रेगुलर बनी रहती है। इस कारण गैमेटोजेनेसिस का ये भी एक महत्व है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक प्रथम ये फर्स्ट स्टेप हो गया, किसके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा। और जब जाइगोट बनता है या कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो संतान बनती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नई पीढ़ी बनती है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या रेगुलर बनी रहती है, क्योंकि जब गैमेटोजेनेसिस होता है उस दौरान मियोसिस होता है, जिसके कारण क्रोमोसोम की संख्या है वो घटकर आधी रह जाती है और जो गैमेट बनते हैं वो हैप्लॉइड बनते हैं। और इसके कारण जो हर जाति में अपने जो क्रोमोसोम निश्चित होते हैं वो बने रहते हैं, उनकी संख्या नहीं बढ़ती है। इस तरह से ये हमने पढ़ा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जो पीजी सेल्स होती है वो माइटोसिस के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उनमें फिर मियोसिस होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और जब उनमें बाद में वो सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है उनसे फिर स्पर्मेटिड बनते हैं, और स्पर्मेटिड का बाद में स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म में रूपांतरण हो जाता है। इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस में जो एक सेल होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उससे 4 स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस है। इसी प्रकार जो oogenesis जो प्रोसेस है, इस oogenesis में जो ओवेरी में जो oogonia सेल होती है उससे प्राइमरी oocyte बनता है। ग्रोथ फेज बहुत बड़ी होती है। हमें पता है कि 3 अवस्थाएं आती है, गुणन अवस्था आती है, फिर वृद्धि अवस्था आती है और परिपक्वन अवस्था आती है। तो oogenesis में जो ग्रोथ फेज है वो अत्यधिक बड़ी होती है। उसमें मियोसिस होता है तो एक पोलर बॉडी बनती है, एक सेकेंडरी oocyte बनता है, और सेकेंडरी oocyte में फिर डिवीजन होता है जिससे कि एक ओवम बनता है, और इस तरह से oogenesis के अंत में 3 पोलर बॉडी बनते हैं और एक ओवम बनता है। इस तरह से गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में जो गैमेट बनते हैं ये गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि यह मियोसिस होता है, और मियोसिस के कारण जो गैमेट है उनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, जिससे कि जब स्पर्म आगे चलकर जब ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो बनने वाला जाइगोट है उसमें क्रोमोसोम की संख्या उस जाति के अनुसार फिक्स रहती है, रेगुलर बनी रहती है। जैसा कि स्लाइड में भी यही बताया गया है, जो मियोसिस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है गैमेटोजेनेसिस में, क्योंकि क्रोमोसोम है वो उससे आधे हो जाते हैं, हैप्लॉइड सेल या हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं, जिससे कि हर स्पीशीज में जो क्रोमोसोम है वो रेगुलर बने रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेटोजेनेसिस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। गैमेटोजेनेसिस से ही गैमेट बनते हैं, और दोनों ही गैमेट में क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग पेरेंट से आते हैं और हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं। और जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में दोनों जब गैमेट फ्यूज होते हैं तो दोनों ही गैमेट में जो डीएनए है या कहें दोनों ही पेरेंट्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में फ्यूज होता है, या कहें कि जो बनने वाली नई संतति है उसमें दोनों ही पेरेंट्स के गुण हैं या लक्षण है वो आते हैं। इस तरह से जो गैमेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस है, मेल जो है उसमें स्पर्म तो बनते हैं, और जो फीमेल है उससे ओवम, दोनों हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा दोनों गैमेट के फ्यूज होने से वापस डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। इस तरह से मान लीजिए मनुष्य में जो स्पर्म और ओवम बनते हैं उनमें 23 क्रोमोसोम स्पर्म में होते हैं, 23 क्रोमोसोम ओवम में होते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट बनता है तो 46 क्रोमोसोम एक सेल में आ जाता है। इस तरह से क्रोमोसोम की संख्या है वो फिक्स बनी रहती है, और फिर जाइगोट में आगे चलकर माइटोसिस या कहीं क्लीवेज प्रारंभ होता है, तो बाद में इस तरह से जो ब्लास्टुला है, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, और अंत में एक नई संतति उत्पन्न होती है।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि गैमेटोजेनेसिस से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। गैमेट होंगे तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होगा, तभी नई संतति बनेगी और माता पिता दोनों के लक्षण उसमें। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। जैसा कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों बायोलॉजिकल प्रोसेस को हमने अच्छी तरह से हमने पढ़ा है और कुछ दोनों में समानताएं भी है। जैसा कि स्पर्मेटोजेनेसिस है या oogenesis है, दोनों ही जो क्रियाएं होती है, दोनों जो प्रोसेस है वो जो जनन कोशिकाएं होती है, जर्म सेल्स, वहां से इनका प्रारंभ होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में भी माइटोसिस से बनने वाली जो सेल है वो स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है, इसमें oogonia कहलाती है। और इनमें ग्रोथ फेज, जैसा कि इन दोनों ही प्रोसेस में तीनों अवस्थाएं आती है कि गुणन अवस्था आती है, फिर वृद्धि अवस्था आती है, फिर परिपक्वन अवस्था आती है। मैच्योरेशन जो फेज आती है उसमें दोनों में ही मैच्योरेशन डिवीजन होते हैं, वो दोनों होते हैं, दो इसमें होते हैं, दो इसमें होते हैं। मियोसिस इसमें भी होता है, मियोसिस इसमें भी होता है। दोनों ही प्रोसेस से जो गेमिट बनते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हैप्लोइड होते हैं और oogenesis में भी हैप्लोइड गेमिट उत्पन्न होते हैं। ये कुछ समानताएं हैं। अपन बात करेंगे अंतर की, डिफरेंसेस की, दोनों में क्या अंतर है। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो टेस्टिस में संपन्न होती है। टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होती है वहां पर शुक्राणु जनन की क्रिया वो संपन्न होती है। इसी प्रकार जो oogenesis की जो प्रोसेस है ये फीमेल की ओवेरी में संपन्न, यानी ये अंडाशय में संपन्न होता है प्रोसेस, और ये प्रोसेस है वो प्रशन या टेस्टिस में संपन्न होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा मेल गेमेट यानी स्पर्म का निर्माण होता है और oogenesis के द्वारा फीमेल गेमेट यानी ओवम का निर्माण होता है। इस तरह से दोनों में मुख्य अंतर यही है कि स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में संपन्न होता है, स्पर्म बनते हैं। oogenesis है वो ओवेरी में संपन्न होता है और ओवम बनते हैं। इस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये काफी अधिक संख्या में इनका प्रोडक्शन होता है, इसके द्वारा स्पर्म जो है काफी अधिक संख्या में इनका प्रोडक्शन होता है। जबकि ओवेरी में जो ओवम बनता है वो एक ही, यानी जो ओवेरियन साइकिल होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उस साइकिल में प्रत्येक मंथ एक ही ओवम या एक ही फीमेल गेमेट बनता है या मैच्योर होता है। ये भी बहुत बड़ा अंतर है। यानी oogenesis के द्वारा एक टाइम में या एक मंथ में 28 डेज में 28 दिनों में जो साइकिल कंप्लीट होता है उसमें एक ही ओवम है या एक ही फीमेल गेमेट बनता है, जबकि इसमें एक से अधिक स्पर्म बनते हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस है ये प्रोसेस है वो युवावस्था के बाद में कंटिन्यू चलती रहती है, जबकि oogenesis की जो प्रोसेस है ये युवावस्था से लेके आगे मेनोपेज तक ये चलता रहता है। इसके अलावा जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उससे दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और इधर oogenesis में प्राइमरी oocyte जो है इससे एक सेकेंडरी oocyte बनता है, और जबकि एक छोटी कोशिका बनती है जिसे हम पोलर बॉडी कहते हैं। इस तरह से इसमें oogenesis में पोलर बॉडी नामक कोशिका बनती है, जबकि इसमें पोलर बॉडी नामक कोशिका नहीं बनती है। इस तरह से एक स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 मेल गेमेट बनते हैं, यानी एक कोशिका जो है वो 4 स्पर्म या 4 मेल गेमेट बनाती है। जबकि oogenesis की बात करें एक oogonia नामक सेल से एक ही ओवम बनता है, बाकी 3 इसमें पोलर बॉडी बनते हैं जो कि धीरे धीरे आगे चलकर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें साइटोप्लाज्म वो नहीं होता है, नाम मात्र का होता है। कुछ और अंतर हम देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में पर डे अत्यधिक संख्या में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और 28 डेज में ओवम है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवम बनता है। इसके अलावा जो स्पर्मेटोजेनेसिस में जब डिवीजन होते हैं वो डिवीजन इक्वल होते हैं, यानी साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो इक्वल होता है, एक समान होता है, या किसी प्रकार की पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता है। एक सेल से या कहें एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो आगे चलकर 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और फिर दोनों में डिवीजन होता है तो 4 स्पर्मेटिड और उनसे 4 स्पर्म बनते हैं। एक सेल से 4 स्पर्म बन जाते हैं, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है वो इक्वल होता है, जबकि oogenesis में साइटोप्लाज्म का डिवीजन है
वो अनइक्वल होता है, असमान रूप से कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिससे कि यहाँ इससे 3 पोलर बॉडीज बनती है, एक ही ओवम बनता है। स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एडल्ट में चलता रहता है पर आगे तक युवावस्था के बाद में, जबकि oogenesis है वो मेनोपेज के बाद में ये बंद हो जाता है। इसी प्रकार ये चीजें हमने पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हैप्लॉइड सेल या हैप्लॉइड गैमेट बनता है और oogenesis में भी हैप्लॉइड गैमेट बनता है। कुछ और हम देखते हैं, जैसा कि हमने देखा अभी कि oogenesis का जो प्रोसेस है वो 45 से लेकर 55 ईयर्स तक मेनोपेज तक चलता रहता है और ये एज के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एज के साथ धीरे धीरे आगे कम हो जाता है। यदि हम बात करें oogenesis में जो ओवम होता है जो फोलिकल के साथ वो पाया जाता है, तो उसमें क्या है कि इससे ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, थिका सेल्स हैं, थिका एक्सना, थिका इंटरना, जुना पेलुसिडा है, कोरोना रेडिएटा है, इस तरह की जो सेल्स होती है वो ओवम को फीडिंग करवाती है, या यूं कहें कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो चारों तरफ से उसको प्रोटेक्ट भी करती है। और जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में इस टाइप की सेल्स नहीं पाई जाती, उसमें एक्रोसोम और ये जो भाग पाए जाते हैं। oogenesis के द्वारा बना हुआ जो फीमेल गैमेट है, जो ओवम है, वो गतिहीन होता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस से बनने वाला स्पर्म है वो गतिशील होता है। oogenesis की प्रोसेस को जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, इसके अलावा LH है, FSH है, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स है वो oogenesis को प्रभावित करते हैं, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस को GnRH, LH, FSH के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो इसको प्रभावित करता है। तो oogenesis से बना हुआ जो ओवम है उसका आकार काफी बड़ा होता है, पोलर बॉडी छोटी होती है और ओवम का आकार अत्यधिक बड़ा होता है, क्योंकि oogenesis के दौरान जो ग्रोथ फेज है वो अत्यधिक बड़ी होती है। और ग्रोथ फेज को हमने 2 भागों में इसको डिवाइड किया था, प्री विटेलोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस, जिसमें oogenesis की ग्रोथ फेज के दौरान ओवम में या सेकेंडरी जो oocyte प्राइमरी oocyte जो है उसमें अत्यधिक मात्रा में उसमें फूड जो है भोजन है वो उसमें स्टोर हो जाता है योग के रूप में, यानी इसमें योग फॉर्मेशन होता है, पित्तक का संश्लेषण इसमें होता है oogenesis में ग्रोथ फेज के दौरान। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में ग्रोथ फेज इतना लंबा नहीं होता है और उसमें योग फॉर्मेशन भी इसमें नहीं होता है, इसका आकार भी ज्यादा बड़ा नहीं होता है। और इसी कारण स्पर्मेटोजेनेसिस से बना हुआ जो मेल गैमेट है, जो स्पर्म है, उसमें साइटोप्लाज्म नाम मात्र का होता है, बहुत कम ही साइटोप्लाज्म होता है, जबकि oogenesis से बना हुआ फीमेल गैमेट यानी ओवम में साइटोप्लाज्म अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि गैमेटोजेनेसिस है जिसके द्वारा गैमेट्स बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस का क्या महत्व है। हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमेट बनेंगे तभी आगे का जो प्रोसेस है या डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो प्रारंभ होगा, यानी जब गैमेट बनेंगे तभी फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनेगा और आगे एम्ब्रियो बनेगा। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए युग्मक चरण अत्यंत ही आवश्यक है। और इसके साथ में हमने देखा कि गैमेटोजेनेसिस में दोनों जो प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस है और oogenesis है, इन दोनों में कई समानताएं भी है तो अनेक इसमें दोनों में अंतर भी पाए जाते हैं। थैंक यू।